हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में इतिहास का एक और टॉपिक लेकर आ गया हूँ, मौर्य एम्पायर अशोक का। और इस वीडियो में अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं और नोट्स बना लेते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकेंगे और आपको यूट्यूब पर किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मिले हैं उसकी प्रैक्टिस आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां मैं इस वीडियो का पीडीएफ क्वेश्चन के तौर पे बनाया है। आप उसका रिवीजन ज़रूर करिएगा। आपको पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो का हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कवर किया गया है और मैं आपको क्वेश्चन हिंदी में ही बताऊँगा और इसका प्रैक्टिस भी आपके सामने रखूँगा। जितने भी फैक्ट्स होंगे उसको भी रखूँगा और आपको इन फैक्ट्स को भी ज़रूर नोट्स बनाना है, क्योंकि अन्य नोट्स की तैयारी के बाद आप इन टॉपिक से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और वीडियो बड़ी बन सकती है, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में टॉपिक समझाया है। तो पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिएगा और अगर एक बार में वीडियो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो 2-3 बार देखकर वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। और आपके सामने इनके कुछ फैक्ट्स हैं। तो पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है और ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, जहाँ से पूरे साम्राज्य का प्रशासन संचालित होता था। और यह नगर गंगा नदी के किनारे बसा था और राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन मेगास्थनीज के अनुसार 3 सदस्यीय परिषद द्वारा किया जाता था, जो कि 6 समितियों में विभाजित था। यहाँ का महल लकड़ी और पत्थर से बना था और चारों ओर विशाल दीवारें हुआ करती थी। मौर्य शासन में पाटलिपुत्र भारत का सबसे समृद्ध और विकसित नगर था। यहाँ से अशोक ने अपने धम्म और बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। पाटलिपुत्र के अलावा अन्य प्रमुख प्रांतीय राजधानी तक्षशिला, उज्जैन और स्वर्णगिरी और तोसली थी। यह नगर प्राचीन विश्व के सबसे बड़े नगरों में गिना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का दंभ किसका प्रतीक था? राइट आंसर ऑप्शन बी, धार्मिक सहिष्णुता और नैतिकता। अशोक का दंभ धार्मिक सहिष्णुता, नैतिकता, अहिंसा, दया और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का प्रतीक था। दंभ का उद्देश्य समाज में सद्भाव, शांति और नैतिकता को बढ़ावा देना था। अशोक ने दंभ महापात्रों की नियुक्ति की, जो दंभ का प्रचार प्रसार करते थे। दंभ के प्रचार के लिए अशोक ने शिलालेखों और स्तंभों का उपयोग किया। दंभ बौद्ध धर्म से प्रेरित था, लेकिन इसमें सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण था और अशोक के दंभ में सत्य, क्षमा, संयम, माता पिता और गुरु का सम्मान तथा प्राणियों के प्रति दया पर बल दिया गया था। दंभ का प्रचार भारत के बाहर श्रीलंका, अफगानिस्तान आदि देशों में हुआ था और यह नीति मौर्य साम्राज्य में सामाजिक एकता और शांति के लिए महत्वपूर्ण रही। मैं आपको फैक्ट्स हिंदी में ही बताऊंगा और आप जो इंग्लिश में फैक्ट्स आप देख रहे हैं, तो अगर आप हिंदी छोड़ के किसी और मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं ये कहूँगा कि आप प्लीज़ इनको अपने नोट्स बना लीजिएगा। और मैं अगर दोनों ही लैंग्वेज में आपको फैक्ट्स बताऊंगा तो वीडियो बड़ी बन सकती है और आपको इरिटेटिंग भी लग सकता है। तो इसलिए आप इंग्लिश वाले जो फैक्ट्स हैं उनको आप खुद कवर कर लीजिएगा प्लीज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शन बी, ब्राह्मी और खरोष्ठी। अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे और उत्तर और मध्य भारत में प्रचलित थे। उत्तर पश्चिम भारत में कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। इसके अलावा अशोक के कुछ शिलालेख ग्रीक और आरामी लिपि में पाए गए। ब्राह्मी लिपि भारत के सबसे प्राचीन लिपियों में से एक मानी जाती है। इन शिलालेखों में अशोक के धर्म, प्रशासन और समाज के बारे में जानकारी मिलती है। शिलालेखों के माध्यम से अशोक ने अपने आदेश और नीतियाँ जनता तक पहुँचाई। इन शिलालेखों से प्राचीन भारतीय इतिहास और भाषा के विकास का भी पता चलता है। शिलालेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देश में पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राम। मौर्य साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था बहुस्तरीय थी, जिसमें ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रमुख ग्रामिक कहलाता था, जो स्थानीय प्रशासन देखता था, और कई ग्राम मिलकर संग्रहण बनाते थे और 100 ग्रामों का समूह संग्रहण कहलाता था। प्रांतों का प्रशासन कुमार यानी राजकुमार के अधीन था, जिनकी सहायता के लिए महापात्र और अन्य अधिकारी हुआ करते थे। प्रांत आगे जिलों में और जिले गांवों में विभाजित थे। नगरों का प्रशासन नगर परिषद द्वारा किया जाता था, जिसमें 30 सदस्य होते थे और प्रशासनिक पदों की नियुक्ति सम्राट द्वारा होती थी। यह व्यवस्था साम्राज्य के सुचारू संचालन और कर संग्रह के लिए था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? राइट आंसर ऑप्शन बी, महेंद्र और संघमित्रा, ऑप्शन बी। और इसके कुछ फैक्ट्स हैं। तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा देवानपिय तिस्स को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना और बोधि वृक्ष की शाखा वहां पहुंचाई। इससे श्रीलंका में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। अशोक के इस कदम से बौद्ध धर्म भारत के बाहर भी लोकप्रिय हुआ। महेंद्र और संघमित्रा के प्रयासों से श्रीलंका बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यह मौर्य साम्राज्य के सांस्कृतिक विस्तार का प्रमाण है। अशोक ने अन्य देशों में भी बौद्ध मिशनरियों को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स, मैं जितने भी इसमें क्वेश्चन करा रहा हूँ उनके आपको हर एक क्वेश्चन का फैक्ट्स दे रहा हूँ ताकि आप इनका नोट्स बना पाए। तो प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जब मैं आपको इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेने के बाद, जो कि आपके एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सभी को जब 40 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लूँगा तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट दूंगा। तो उन मॉक टेस्ट में आपके लिए इन सारे फैक्ट्स से ही क्वेश्चन आएंगे। तो प्लीज़ आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और इसका रिवीजन पीडीएफ हर वीडियो पर आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप खुद क्वेश्चन को आंसर करें और आपने वीडियो कितना अच्छा से देखा है इसको भी आप एनालाइज कर पाएंगे। तो अब मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते हुए फैक्ट्स आपके सामने दे दूंगा, आप इनका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद अहिंसा का मार्ग अपनाया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जिसमें भारी जनहानि हुई थी, और अशोक ने इस युद्ध में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और समाज शांति, दया आदि धार्मिक सहिष्णुता का भी प्रचार किया था। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में किसका सर्वोच्च स्थान था? ऑप्शन बी, सम्राट का। अशोक जैसे सम्राटों ने प्रशासन में नैतिकता और जन कल्याण को प्राथमिकता दी थी। आप पूरे फैक्ट्स को पढ़िएगा और वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, मैं इतना कहना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन बी, कृषि था, और राज्य द्वारा व्यापार मार्गों और बाजारों का नियमन भी किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धर्म महापात्र किस कार्य के लिए नियुक्त किए गए थे? ऑप्शन सी, धम्म का प्रचार और जन कल्याण के लिए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और अशोक ने धम्म महापात्रों की नियुक्ति, जो कि धम्म महापात्र जनता की समस्याएं सुनते और उनका समाधान करते थे। अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है? प्राकृत भाषा। प्राकृत उस समय आम भाषा, जो कि आम जनता की भाषा थी, और ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का भी इसमें प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में किस बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था? तो ऑप्शन सी, तीसरा। ये तीसरा बौद्ध संगीति था और इसकी अध्यक्षता
मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के समय सबसे प्रसिद्ध स्तूप कौन सा था? सांची स्तूप, ऑप्शन बी। अशोक ने कई अन्य स्तूप का भी निर्माण करवाया था, जिसमें सांची स्तूप बौद्ध कला और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासन में अमात्य किसे कहते थे? ऑप्शन बी, मंत्री को। ये सम्राट को शासन और नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यों में सलाह देते थे। मौर्य समाज में सबसे बड़ा कर कौन सा था? तो ऑप्शन बी, भूमि कर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अशोक के शासन के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी, कमजोर उत्तराधिकारी के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके मार्गदर्शन में हुई थी? विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त यानी चाणक्य, इनका नाम चाणक्य पड़ा। फैक्ट्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया? सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। ऑप्शन बी। मौर्य साम्राज्य की सेना का प्रमुख कौन होता था? सेनापति। ऑप्शन ए। अशोक के समय किस लिपि का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी। मौर्य काल में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो ऑप्शन बी, 13वां शिलालेख। मौर्य काल में किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा किया था? ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। मौर्य काल में किस ग्रंथ में प्रशासन का विस्तृत वर्णन है? ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। आपको मैं हमेशा यही कहता हूँ और इस बार भी हमेशा इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि आप नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स से ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस टॉपिक से। और अगर एक बार आपने अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लिया तो ये मैं गारंटी देता हूँ और कि आप कहीं से भी अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस वृक्ष की शाखा श्रृंखला भेजी थी? तो ऑप्शन बी, बोधि वृक्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मौर्य काल में कर वसूली के लिए कौन सा अधिकारी नियुक्त था? तो ऑप्शन बी, समाहर्ता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मौर्य काल में किस अधिकारी का कार्य गुप्तचर व्यवस्था देखना था? ऑप्शन सी, गुप्ताध्यक्ष। अशोक के किस स्तंभ पर सिंह चतुर्मुख बना है? तो ऑप्शन ए, सारनाथ। मौर्य काल में किस अधिकारी का कार्य नगर प्रशासन देखना था? ऑप्शन ए, नागरिक। नागरिक नहीं, नगरिक। नगरिक मौर्य काल में नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता था। मौर्य समाज का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन बी, बृहद्रथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अशोक ने अपने शिलालेखों में स्वयं को किस उपाधि से संबोधित किया है? प्रियदर्शी। ऑप्शन 1। अशोक ने किस स्तंभ का शीर्ष भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो सारनाथ। ऑप्शन ए। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो ऑप्शन बी, द्वितीय स्तंभ लेख में। अशोक ने किस वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा था? ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? उपगुप्त से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अशोक ने किस नगर में अपने साम्राज्य का संचालन किया? पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अशोक के शासनकाल में किस प्रकार की प्रशासन इकाई सबसे बड़ी थी? ऑप्शन बी, प्रांत इकाई सबसे बड़ी थी।
अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में किस प्रकार की प्रशासनिक इकाई सबसे बड़ी थी? तो बी प्रांत, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फैक्ट्स आप ज़रूर कवर करते हुए चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपके मॉक टेस्ट में भी पूछे जाएंगे और आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अशोक के समय किस प्रकार के शिलालेख नहीं पाए गए? ऑप्शन डी ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन, अशोक की शिलालेखों की कुल संख्या कितनी थी? तो 33, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अशोक ने किस नीति को अपनाकर युद्ध और हिंसा का विरोध किया? दंभ विजय नीति। अशोक ने किस खेल और प्रथा को समाप्त किया? शिकार और बलि प्रथा। अशोक ने अपने शासनकाल में किन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार कराया? ऑप्शन बी श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल आदि। अशोक के शासनकाल के बाद मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन बी प्रशासनिक कमजोरी। मौर्य काल में किस ग्रंथ में राज्य व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपके जितने भी फैक्ट्स मैंने क्वेश्चन के साथ ऐड किए हैं, आप इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा प्लीज़। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव और क्वेश्चंस हैं, और जितने भी फैक्ट्स हैं वो भी एक तरह से आपके लिए 4 से 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आपके बन रहे हैं हर एक क्वेश्चन के साथ। अशोक ने किस स्तूप का निर्माण कराया था जो आज विश्व धरोहर स्थल है? सांची स्तूप। अशोक के किस शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया है? 7वां शिलालेख। अशोक के शिलालेख में किस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है? प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेखों में कुल कितने प्रकार के शिलालेख हैं? 4। अशोक के किस स्तंभ पर सिंह चतुर्मुख बना है? अशोक के किस स्तंभ पर? तो राइट आंसर ऑप्शन ए सारनाथ। अशोक के काल में स्तंभों के शीर्ष पर किन किन पशुओं की आकृति बनाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी सिंह, हाथी, बैल और घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि पर रोक का उल्लेख है? राइट आंसर ऑप्शन ए प्रथम शिलालेख। अशोक के किस शिलालेख और में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु विदेशों में मिशनरी भेजने का उल्लेख है? 13वां शिलालेख। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अशोक के किस स्तंभ में धम्म महापात्रों के नियुक्ति का उल्लेख है? 5वां स्तंभ लेख। अशोक के किस स्तंभ लेख में तीर्थ यात्रा धम्म यात्रा का उल्लेख है? 8वां स्तंभ लेख। अशोक के किस शिलालेख में दासों और सेवकों के प्रति नीति का उल्लेख है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5वां शिलालेख। अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की अपील की गई है? 12वां शिलालेख। अशोक के किस शिलालेख में प्रशासनिक अधिकारियों के निरीक्षण का उल्लेख है? 3रा शिलालेख। अशोक के किस शिलालेख में पशु और मानव दोनों की देखभाल का उल्लेख है? 2रा शिलालेख। जितने भी फैक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर चला रहा हूँ, इनका आप ज़रूर नोट्स बनाते हुए चलिएगा प्लीज़। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में उत्सवों और अनावश्यक धार्मिक अनुष्ठानों की निंदा की गई है? ऑप्शन ए 9वां शिलालेख। अशोक के किस शिलालेख में प्रसिद्धि और यश की इच्छा की निंदा की गई है? तो ऑप्शन ए 10वां शिलालेख। अशोक के किस शिलालेख में दंभ का विस्तार से वर्णन है? ऑप्शन ए 11वां शिलालेख।
अशोक के किस शिलालेख में शिलालेखों को देश के विभिन्न हिस्सों में अंकित करने का उल्लेख है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में शिलालेखों के देशों के विभिन्न हिस्सों में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14वां शिलालेख। अशोक के किस स्तंभ में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की अपील की गई है? इसमें क्वेश्चन को मैंने करवा दिया है। अशोक के शिलालेखों का ऐतिहासिक महत्व क्या है? ऑप्शन बी, ऐतिहासिक और प्रशासनिक स्रोत। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 322 ईस्वी पूर्व। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? सी, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? अशोक। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? कमजोर उत्तराधिकारी। मौर्य काल में यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। मौर्य काल में किस ग्रंथ में शासन प्रशासन का उल्लेख है? तो अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मौर्य साम्राज्य में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रांत। मौर्य काल में कर वसूली के लिए कौन सा अधिकारी नियुक्त था? समाहर्ता। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था का प्रमुख कौन था? गुप्ताध्यक्ष। इस क्वेश्चन को मैंने शायद करवा दिया है। मौर्य काल में सेना का प्रमुख भी करवा दिया है। और मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप ज़रूर पॉइंट्स के साथ ही नोट्स करते चलिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। टेलीग्राम चैनल पर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं जहां आपको इस सारे क्वेश्चंस का लिस्ट मिल जाएगा और सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो सही से लास्ट तक देख लिया तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप उस पीडीएफ को जाके उसका प्रैक्टिस इन सारे क्वेश्चंस का करिएगा और जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको भी कवर कर लीजिएगा। और जो पीडीएफ है उसका प्रैक्टिस तो आपका होगा ही, और नोट्स जो हैं वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए और भी कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन रहे हैं हर एक टॉपिक पे। और इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें जितने भी फैक्ट्स मैंने दिए हैं ये हर एक फैक्ट्स कुछ अलग हैं और अलग अलग क्वेश्चन रिमार्क कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और पीडीएफ के लिए आपको प्रैक्टिस करना और नोट्स बनाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप ज़रूर लास्ट तक देखेंगे। मौर्य काल में कर वसूली का प्रमुख अधिकारी कौन था? समाहर्ता। इसको भी मैंने करवा ही दिया है। मौर्य प्रशासन में जनगणना के कार्य किसके अधीन होता था? ग्रामिक। इस क्वेश्चन को भी मैंने करवा दिया है। मौर्यकालीन प्रशासन में प्रादेशिक का कार्य क्या था? तो ऑप्शन ए, जिला प्रशासन होता था। मौर्यकालीन प्रशासन में गोप किसके लिए जिम्मेदार था? 10 गांवों की व्यवस्था के लिए। मौर्य काल में पुलिस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? रक्षित। मौर्यकालीन प्रशासन में स्थानिक किसे कहते थे? जिला अधिकारी को। मौर्यकालीन प्रशासन में महापात्र किसके सहायक होते थे? कुमार या राजकुमार को। मौर्यकालीन प्रशासन में अंतपाल का क्या कार्य था? तो ऑप्शन ए, सीमांत क्षेत्र का प्रबंधन। मौर्यकालीन प्रशासन में दंडनायक का क्या कार्य था? न्यायिक अधिकारी।
मौर्यकालीन प्रशासन में युक्त का क्या कार्य था? तो ऑप्शन ए लेखा जोखा करने। मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक का क्या कार्य था? राइट आंसर ऑप्शन ए भूमि मापन और न्यायिक कार्य करना। मौर्यकालीन प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? केंद्रीकृत और सुदृढ़ प्रशासन। सर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं आपको पूरे वीडियो में यही कहा हूँ और इस बार भी यही कहूँगा कि हर एक क्वेश्चन को देखिएगा और उन सारे जो फैक्ट्स मैंने दिए हैं सभी क्वेश्चन के साथ उनका नोट्स ज़रूर बनाइएगा और पीडीएफ जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा ताकि आप इन सारे क्वेश्चंस का फुल रिवीजन कर सकें और फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसका नोट्स बनाइएगा और मॉक टेस्ट में मैं आपसे पूछूंगा। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको दिए हैं उन सभी टॉपिक्स को एक बाई एक करके मैं आपको बता रहा हूँ और आपके लिए वीडियो बना कर लेके आ रहा हूँ ताकि आपकी एसएससी सीजीएल का टियर 1 जो एग्ज़ाम हो जाए वो जनरल अवेयरनेस की टॉपिक से क्लियर हो जाए। और मैं आपका ये भी बोल रहा हूँ कि मैं अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखते हैं तो मैं आपको 50 जो कि जनरल अवेयरनेस में 50 नंबर आए होंगे, 25 मार्क्स के 50 नंबर होंगे, उसमें आप 40+ मार्क्स ज़रूर करेंगे, मेरी गारंटी है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करिए और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।